नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। लेकिन उस दिन पीटने के बाद शंकर ने समझ लिया था कि वह कमजोर है। 2-3 आदमियों से एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। मोहल्ले और स्कूल का दादा बनने के लिए तो उसे तगड़ा बनना ही पड़ेगा। उस दिन से वह खूब कसरत करने लगा। पागोले की तरह सुबह सुबह नेहरू पार्क में घंटों दौड़ता रहता। सरसों के तेल से अपने शरीर की मालिश करके 100 दंड बैठकें लगा चलता। हाथ मजबूत करने के लिए जब तक दीवार पर घुसे नहीं मारा करता, 2 ईंटों का फासला पर रखकर उसके ऊपर एक ईंट और रखकर हथेली के एक ही बार से उसे तोड़ने का अभ्यास करता। एक मोटे डंडे के दोनों ओर 4-4 ईंटें बांधकर वेट लिफ्टिंग का सामान भी उसने तैयार कर लिया था। कॉलेज के लड़का उसका ये तमाशा देखकर हंसते और सोचते कि ये शंकर को अचानक हो क्या गया है, पगला गया है साला। पर असलियत तो केवल हम दोनों को ही पता थी और हम लोगों किसी को बताने वालों में से ही नहीं थे, क्योंकि शंकर भी अब हम लोगों के ही गैंग का आदमी था। एक दिन शंकर अचानक मुझसे बोला, यार अंकित, इतना सब कुछ करके भी मेरा शरीर नहीं बन रहा है। थोड़ी हेल्थ बन जाए तो जरा दूसरों को रोक पड़े। मैंने कहा, ठीक ठाक तो है, और कितना शरीर बनाएगा, पहलवानी करनी है क्या? वह बोला, नहीं यार, बस जरा सा तगड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी मसल्स वगैरह बन जाती। इतनी कसरत करता हूँ फिर भी शरीर सॉलिड ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा, तो क्या तगड़े होने के लिए केवल कसरत करनी ही सब कुछ है? तो फिर पीने के लिए दूध भी तो चाहिए, और खाने के लिए घी बादाम का हलवा। दूध तो मैं पीता हूँ, कितना? सोते समय 1 गिलास पीता हूँ। कसरत वसरत करने वालों को कम से कम दिन भर में 1 किलो दूध तो पीना ही चाहिए। 1 गिलास दूध से क्या होता होगा? ये तो झाकर तेरी आंतों में ही चिपक जाता होगा। मैंने अपनी समझ के अनुसार उसे राय दी। फिर मैंने उसे दाराही की खुराक के बारे में बताया, जो कि मैंने 2-4 दिन पहले ही किसी पत्रिका में पढ़ रखी थी, जिसमें दाराही का इंटरव्यू छपा था। वह चुपचाप मेरी बात सुन रहा था। मेरी राय जानकर वह थोड़ा सोच में पड़ गया। वैसे उसे मेरी एक बात एकदम सही लगी थी। वह कुछ दिन बुझा बुझा सा रहा, एकदम खामोश था। फिर कुछ दिन बाद वह पहले से भी अधिक खुश दिखने लगा। दरअसल उसने एक तरकीब भिड़ाकर इस सब की व्यवस्था कर ली। बादाम वह अपनी परचून से दुकान से चुरा कर लाने लगा। बादाम ही क्यों, छुआरे, किशमिश, मुनक्के, काजू आदि जो भी उसके पल्ले पर जाते, मौका मिलते ही जेबों में भरकर ले आता था। चुपचाप सबकी नजर बचाकर वही खा लेता। फिर दूध के लिए उसने एक नायाब तरकीब निकाली थी। यह उसकी एकदम मौलिक जुगाड़ थी। हमारे मोहल्लों में उन दिनों कई दूध वाले आते थे। वे साइकिल के कैरियर के दोनों तरफ बड़े बड़े डिब्बे बांधे रहते थे। उनमें से कुछ दूधियों अपनी साइकिल के शंकर के चबूतरे पर टिकाकर डिब्बे से बाल्टी में दूध भरकर अंदर गोलियों में देने जाते थे। इस काम के लिए उन्हें थोड़ा समय तो लग ही जाता था। बस उसी समय का शंकर फायदा उठा लेता। वह गिलास लिए तैयार रहता था। दूधियों को गलियों में उजल होते ही वह फटाफट उनके डिब्बे का ढक्कन खोलता और 2-3 गिलास दूध गटा कर पी लेता। इस मौलिक कार्य के लिए उसे मुश्किल से 5-10 मिनट लगते थे। आज इतने दिनों बाद सर को देखकर जैसे सभी कुछ याद आ रहा था, और सर भी भला कैसे उन दिनों की बातें भूल सकते थे। मेरे मन में आया भी कि सर से एक बार पूछूं कि विष्णु अब कहाँ है। नूतन तो विष्णु के साथ शादी करके बहुत खुश होगी। आज वे दोनों किसी बड़े से शहर में आराम की जिंदगी जी रहे होंगे, और शंकर की याद होगी न उन्हें। पर एकाएक ये सब बातें मुझे यूं अचानक उनसे पूछना भला नहीं जान पड़ा। पर उस दिन सर से मिलकर रोशनपुर से जुड़ी वह पुरानी यादें एकाएक जीवंत हो उठी थी। इसीलिए
जब मुझे इतने सालों के बाद एकाएक शंकर का पत्र मिला तो मैं खुद को रोशनपुर जाने से रोक नहीं पाया था। उन दिनों विष्णु हमारे क्लास का सबसे होशियार लड़का हुआ करता था, एकदम से जीनियस। प्रकाश नारायण सर को भी उनको खूब मानते थे। उससे ट्यूशन पढ़ाने के पैसे भी नहीं लेते थे। उन्होंने शायद स्कूल में भी उसकी फीस माफ करवा रखी थी। जब विष्णु मात्र 5 साल का था तभी उसके पिताजी का देहांत हो गया था। उसकी माँ ने ही उसे किसी तरह और के यहाँ काम करके पाला पोसा था। बेचारी विधवा का वही तो एकमात्र आसरा था। विष्णु भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी वो पढ़ लिख कर इस काबिल हो जाए कि अपनी माँ का सहारा बने। इसीलिए वो खूब डट कर मेहनत करता, पढ़ाई में रात दिन एक किए रहता। उसका दिमाग भी काफी तेज था। एक बार वो जो कुछ भी मन लगाकर पढ़ लेता तो उसे याद हो जाता था। हर क्लास में वही टॉप करता। सर कहते, वाह रे विष्णु वाह, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। देखना एक दिन तुम इस कॉलेज का ही नहीं, इस शहर और देश का भी नाम रोशन करोगे। मुझे तुझ पर नाज होता है। विष्णु, तुम जैसे शिष्य पर ही तो गुरुजनों का अभिमान होता है। सुनकर विष्णु खुशी से फूला नहीं समझता। झट से सर के पैर छू कर कहता, सब आपका ही आशीर्वाद है सर। सर उसके लिए सर पर हाथ रखते हुए कहता, खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। जीवन में खूब तरक्की करो। कभी किसी चीज की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। मैं नहीं चाहता कि आर्थिक तंगी के कारण तुम्हारी पढ़ाई में कोई व्यवधान आए। विष्णु विनंती बन उनके सामने सिर झुकाए खड़ा रहता। तब हम लोग हाई स्कूल में आए ही थे। हम सभी लोग साइंस के स्टूडेंट थे। हाई स्कूल की इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर हम लोगों के होश फक्ता हो रहे थे। क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अचानक सर पूछने लगते, अच्छे बताओ तो सोडियम का टुकड़ा जब जल में डाला जाता है तो क्या रासायनिक क्रिया होती है? सारे क्लास को जैसे सांप पूछ जाता। हम सब लोग उल्लू की तरह एक दूसरे का मुंह थूकने लगते। कोई भी लड़का बताने के लिए खड़ा नहीं होता कि सोडियम का टुकड़ा जब जल में डाला जाता है तो क्या होता। सर कहते, अच्छा तो तुम बताओ रमेश, चलो बताओ। रमेश अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। वह कुछ बताने की कोशिश करता तो मारे घबराहट के हकलाते लगता। उसे जो कुछ पता होता है वो भी भूल जाता। बस बेवकूफी की तरह चुपचाप खड़ा रहता। शंकर तब भी शरारत करने से नहीं झुकता। कागज का गोला बनाकर पीछे से उसका ऊपर फेंकता रहता, पर रमेश बेचारा टीचर्स के डर से कुछ बोल नहीं पाता। हैरान परेशान सा खामोश खड़ा रहता। फिर सर मुझसे पूछते, चलो तुम ही बताओ अंकित, तुम तो इन सब आवारा लड़कों के लीडर हो। सुना है तुमने एक गैंग बना रखी है। मैं कहता, नहीं तो सर। सर कहते, अरे हमें सब मालूम है गुरु। तब सब आवारा लड़कों की एक एक हरकत की खबरें मेरे पास पहुंचती रहती थी। तुम्हारे पिताजी तो जिला अस्पताल में सीनियर फिजिशियन है। भाई जरा उनका ही ख्याल कर लिया करो। बेचारे डॉक्टर साहब कितने भले आदमी है। उनकी तरह तुम भी डॉक्टर बनने की सोचो। इन आवारा लड़कों के चक्कर में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। चलो बताओ, सोडियम का टुकड़ा जब जल में डाला जाता है तो क्या रासायनिक क्रिया होती है? मैं भी खड़ा होकर बगले झोंकने लगता। मैं ही पढ़ाई लिखाई में कौन सा बड़ा तिस्मार खान था। पढ़ाई में अगर होशियारी होता तो क्या दिन भर इन आवारा लड़कों के साथ शहर भर में घूमता फिरता? मैं ही क्यों, शंकर, प्रकाश, रमेश, पंकज, परेश, स्वदेश आदि कोई भी इस प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं दे पाता। सब लोग मुंह नीचाकर चुपचाप बैठे रहते या फिर कनखियों के से एक दूसरे को देखकर बेशर्मी से मुस्कुराते रहते। शर्म कैसी, जब हम सब एक हिस्से ही थे। इमाम में जब सब ही नंगे हो तो भला कपड़ों की चिंता किससे रहती है? उन दिनों ही हाल हम लोगों का भी था। तब अंत में सर कहते, अच्छा तो विष्णु बेटा अब तुम ही बताओ। ये सब तो डफर है, नीरे गंधे। इन्हें तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब ही नहीं, बस तकरी ही करने के लिए कॉलेज चले आते। हम अध्यापकों पर एहसान करने के लिए। विष्णु पूरे आत्मविश्वास से खड़ा होकर सबका सब बता देता, एकदम बिल्कुल सही। कहता, सर सोडियम का टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है।
हम सब लोग अवाक होकर उसकी तरफ देखते रहते। कैसा ब्रिलियंट लड़का है। सर भी उसका उत्तर सुनकर जैसे निहाल हो जाते। संतुष्ट होकर उसको शाबाशी देते हुए हम सब से कहते, देखो बेवकूफो, एक यही भी लड़का है। सारा की सारा एकदम सही बतलाया इसने। इसमें अलग से तो पढ़ाकर नहीं आता हूँ। तुम लोगों के तो दिमाग में एकदम गोबर भरा है। गोबर समझे ने तुम लोग? गैंग बनाकर घूमोगे तो और होगा भी क्या? फिर उस पूरे पीरियड हम लोग मुर्गा बने रहते और एक दूसरों की तरफ देखकर बेशर्मी से मुस्कुराते रहते। इस विष्णु के मारे ही हम यह सब जलाल झेलनी पड़ती। उस दिन वाकई हमें इस विष्णु से जलसी होने लगी। इसका इतना होशियार होना हम लोगों को खेलने लगता। उसकी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती है। विष्णु के सामने हमें मुर्गा बनना पड़ता। यही तो हम लोगों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात थी। उस दिन न जाने क्यों हम लोग अपने आप पर शर्मिंदा होते। हमने ये जो एक कपड़े पहने घुसाया था ना, उस दिन शर्म के मारे हम लोग विष्णु के सामने सिर ही नहीं उठा पाते। इतनी बेइज्जती लगती थी कि आंखों से आंसू निकलने लगते। मन ही मन हम लोग भी प्रतीक्षा करते हैं कि आगे से मन लगाकर पढ़ेंगे और इस साल विष्णु को बच्चों को भी दिखा देंगे कि हम भी कुछ कम नहीं है। पतंगबाजी करना, गिल्ली डंडा खेलना, कंचे खेलना और इधर उधर जाकर अंडेबाजी करना भी छोड़ देंगे। फिर कुछ दिन तक हम लोग सुबह सुबह उठते भी, टाइम टेबल बनाकर पढ़ना शुरू भी करते हैं, लेकिन अंत तक ये सब कुछ चल नहीं पाता। पढ़ाई लिखा में विष्णु का मुकाबला हम लोग कभी भी नहीं कर पाए। हर क्लास में वही हमारा आदर्श रहा। अगर वही विष्णु एक दिन ऐसा कांड न कर बैठता तो शायद आज भी वही हम रोशनपुर के लड़कों का आदर्श होता। कहते हैं कि बचपन एकदम कच्ची मिट्टी सा होता है, उसे ठोक पीट कर जिस तरह गढ़ किया जाता है फिर अंत तक वह उसी प्रकार रहता है। तभी तो हम लोग बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें महापुरुषों की कहानी सुनाते हैं। बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि चोरी करना बुरी आदत है, झूठ बोलना गंदी बात है। बचपन में ही तो बच्चों के दिमाग में अच्छी चीजें रोप देने से ही तो वह एक दिन अच्छा इंसान बन पाता है। उन दिनों तो सब लोग यही कहते, देखो विष्णु कितना अच्छा लड़का है, कभी भी झूठ नहीं बोलता, बड़े बुढ़ों और गुरुजनों का कितना मान सम्मान करता है। आज तक किसी ने उसे लड़ाई झगड़ा करते नहीं देखा था। सभी अध्यापक उसे बहुत मानते थे, प्यार करते थे। कहते विष्णु जैसे लड़के ही तो अंत में कॉलेज का नाम रोशन करते, और कॉलेज का ही क्यों, ऐसे ही लड़के अपने शहर और देश का भी नाम रोशन करते। ऐसे ही होशियार लड़कों को सरकार छात्रवृत्ति देती है, पढ़ने के लिए विदेश भी भेजती है। यही लड़के तो देश के भाग्य विधाता होते हैं। हम लोग कभी कभी बड़ी उत्सुकता से उसे पूछते, विष्णु देखो बिल्कुल सही सही बताना कि तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो? सारी रात जाकर पढ़ते हो? विष्णु कहता, नहीं तो केवल 4 घंटे ही तो पढ़ जाता हूँ। केवल 4 घंटे? सुनकर हम लोग हैरान रह जाते थे। हम लोग तो 6 घंटे पढ़कर भी कभी विष्णु की बराबरी नहीं कर पाते थे। हमें तो हर अध्यापक हमेशा नालायक ही सिद्ध करने पर तुला रहता था। स्कूल कॉलेज में ने तो हमें कभी कोई इज्जत मिली ही नहीं, कोई पुरस्कार। बस किसी तरह घिसट कर एक क्लास आगे बढ़ते गए। वाह, यही भी कोई सम्मान की बात थी। उस दिन विष्णु हम लोगों को इतना हैरान देकर बोला, हाँ बाकी समय मुझे ट्यूशन भी तो पढ़ानी पड़ती थी। ट्यूशन है? वो क्यों विष्णु? हम लोगों को सुनकर और भी हैरानी हुई। लो, विष्णु ट्यूशन भी पढ़ाता है? ये बात तो हमें लोगों को मालूम ही नहीं थी। हाँ, मुझे कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाना होता है। ट्यूशन न पढ़ाओ तो भला मेरा काम कैसे चले? घर गृहस्थी का खर्चा भी तो इतना होता है, महंगाई भी तो लगातार बढ़ती जा रही है। माँ आखिरकार कितना काम करे? उनका हाथ बटाने के लिए मैंने भी कुछ ट्यूशनें पढ़ानी शुरू कर दिए। तुम लोगों की तरह पिता का साया तो मेरे ऊपर है नहीं। कहते कहते विष्णु उदास हो गया। ऐसा लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब सचमुच हम लोगों को भी बहुत बुरा लगा। हम लोगों ने पूछा, इससे तो तेरी पढ़ाई का बड़ा हर्ष होता होगा ना विष्णु?
फिर तुझे अपनी पढ़ाई के लिए अधिक समय कहाँ मिलता होगा? तुझे तो इस साल भी टॉप करना है विष्णु। विष्णु ने कहा, क्यों? 4 घंटे मन लगाकर पढ़ना भी क्या कम होता है? लेकिन हम लोग तो 8-8 घंटे पढ़कर भी कभी बहुत अच्छे नंबर ही नहीं ले पाए। हमें तो जब तक क्लास में मुर्गा भी बनना पड़ता है। मैथ्स और फिजिक्स के सवाल तो हमारी खोपड़ी में आसानी से घुसते ही नहीं है। नहीं, इतना पढ़ने भी क्या जरूरत है। दरअसल पढ़ने से अधिक आदमी को मन्ना करना चाहिए। विष्णु ने जैसे उस दिन एक नई बात बताई, एकदम रहस्य की बात, किसी पहुंचे हुए साधु संत जैसी बात। मनन? मनन क्या है? हम में कई लोगों ने पूछा कि किस चिड़िया का नाम है। हम में से कोई नहीं जानता है। ये पढ़ने लिखने का ही कोई चमत्कारिक पद्धति है या कोई मंत्र, ये भी हम में से कोई नहीं जानता था। हमारी बात सुनकर विष्णु हंस देता था। मनन का मतलब याद किए हुए विषय को मन ही मन में तब तक दोहराते रहना जब तक कि वह तुम्हारे मन में न बैठ जाए। याद की हुई चीज को देखना कि वह ढंग से याद हुई या नहीं। पढ़ने के बाद हर एक चीज पर विचार करनी चाहिए। हर विषय की गहराई तक जाना चाहिए। केवल रट लेने से कुछ भी नहीं होता। एक बार यदि कोई मन से जमकर बैठ गई तो फिर वह जिंदगी पर कभी भूलती नहीं। इसी को मनन कहते हैं। उसकी बातें सुनकर हम सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हम हतप्रभ होकर विष्णु की सारी बातें सुनते रहे। वाह रे विष्णु, ये अपना विष्णु को बहुत ही गुरु खंडाल है। किस साधु संतों की तरह उपदेश देता है। विष्णु इतना अधिक बुद्धिमान है। ये बात उस दिन हम लोग ठीक तरह से समझ पाए थे। एकाएक मैंने उससे पूछा, अच्छा विष्णु, तुम तो बहुत होशियार हो, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? इंजीनियर? डॉक्टर? विष्णु कहता, तत् डॉक्टर इंजीनियर बनना क्या बड़ी बात है? ये सब तो बहुत ही मामूली चीजें हैं। मामूली चीजें? विष्णु की बातें सुनकर हम सब लोगों की बहुत हैरानी हुई। अपने बच्चों को यही सब बनाने के लिए ही तो हर एक माँ बाप सपना देते हैं, लेकिन अपने विष्णु को ये सब मामूली बातें लगती थी। उसकी बातें सुनकर हम सब को घोर आश्चर्य हुआ। हम में से ही कोई पूछ बैठा, फिर तुम क्या बनोगे विष्णु? एक्टर या राजनेता? इससे भी बड़ी चीजें हैं। वह क्या? हम सब लोगों को उत्सुकता होगी। वैज्ञानिक बनना। वैज्ञानिक बनकर किसी नई चीज की खोज करना जिससे मानव समाज का कल्याण हो। देखो, न्यूटन, आइंस्टाइन आदि विज्ञान ने कितनी बड़ी बड़ी खोजें की और हमेशा के लिए अमर हो गए। आईएएस अफसर बनकर अपने देश की सेवा करना भी बड़ा काम है। डीएम बनकर सारे जिले की जिम्मेदारी संभालना भी बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन भाई, इससे भी बड़ी एक चीज है, कहकर विष्णु एकाएक गंभीर हो गया। हम लोग दम साधे उसकी बात सुन रहे थे। उसका एकाएक यूरोप जाना हम लोगों का खेल गया। मैंने ही पूछा, वह क्या विष्णु, बताओ ने। वह बोला, सबसे बड़ी चीज है आदमी का जीवन पर इंसान बने रहना। रुपए पैसे आ जाने पर अपने मार्ग से भटक न जाना। जिस आदमी में इंसानियत नहीं, वह आदमी तो निरा जानवर है। उसकी बातें सुनकर हम लोग और भी हैरान रह गए। वाह रे विष्णु वाह, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। कितना बोझ है इस बेचारे पर। घर का खर्च चलाने के लिए ट्यूशन तक करनी पड़ती है। बेचारे को पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता होगा। देखो तो, इतनी कठिनाइयां सहते हुए भी अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। हम लोग तो पढ़ाई लिखाई में कभी भी उसका मुकाबला कर ही नहीं पाए। हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी ही क्या थी? भरपेट खाना और दिन भर इधर उधर मटर गश्ती करते फिरना। मन हुआ तो थोड़ा बहुत पढ़ लिखना और रात होते ही घोड़े बेचकर सो जाना। हमारे अध्यापक सचमुच ठीक ही कहते थे, हम लोग सचमुच गधे थे। पढ़ाई लिखाई है में एकदम निकम्मे। इससे बुरा मानने की जरा सी भी बात नहीं थी। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की तो इतने खराब नहीं होते तो क्यों क्लास में रोज रोज मुर्गा बनना पड़ता। हम लोग वाकई बड़े ढीठ थे। क्लास में इतना अपमान सहकर भी सिर उठाए गर्व से घुमा करते थे। शरारत करने से बाज ही नहीं आते थे। लेकिन उस दिन विष्णु की बातें सुनकर हमने उससे सहानुभूति हो आई थी, आत्मग्लानि भी हुई। पर कुछ ऐसे भी लड़के थे जो उसे ये ईर्ष्या करने लगे।
हर एक व्यक्ति भला एक जैसा सोच सकता है। अगर ऐसा हो तो फिर दुनिया में इतना झंझट ही किस बात का। खैर, ये सब तो बहुत बात की बात है। सब हम लोग जिंदगी के बारे में थोड़ा बहुत समझने बुझने लग गए थे। बातों तो एक एक करके घटित हुई थी। उन्हें अगर सिल व सिलावा न बताया जाए तो आप सब लोग मेरी बात को ढंग से समझ ही नहीं कहाँ पाओगे। फिर आपको मेरी ये कहानी पढ़ने में दिलचस्पी ही क्यों रहेगी। भवानी कुचा में भी 2 मंजिला महल स्थित है। उसकी हर एक मंजिल पर आज भी 5-5 कमरे सही सलामत है। उस समय उसकी ऊपर वाली मंजिल पर उस मकान का मालिक राजन गंगवार सपरिवार रहता था। मकान के नीचे की मंजिल के 3 कमरे उसने किराए पर उठा दिए थे। किराएदार थे दयानंद इंटर कॉलेज के प्राध्यापक प्रकाश नारायण। बहुत पहले जब सन 1956 में प्रकाश नारायण इस रोशनपुर शहर के दयानंद इंटर कॉलेज में नौकरी करने आए थे, तब उन्होंने ये मकान किराए पर लिया था। किराया था मात्र 20 रुपया महीना। तब सस्ते का जमाना था। हर एक वस्तु सस्ती थी। गेहूं 1 रुपये के 5 शेर मिल जाते थे। घी 4 रुपये शेर था। सोनो 125 रुपये तोला था। तब लड़की की शादी 3-4 हजार रुपयों में मजे से हो जाती थी। लेकिन तब वेतन भी तो बहुत कम था। इंटर कॉलेज के अध्यापक तक की नौकरी उस समय बहुत गिरी पड़ी समझी जाती थी। जब प्रकाश नारायण इस दयानंद इंटर कॉलेज में पढ़ाने आए थे, उस समय उन्हें केवल 100 रुपये महीना वेतन मिला करते थे। फिर कुछ दिनों बाद वेतन बढ़कर 150 रुपये महीना हो गए। धीरे धीरे करके रोशनपुर की आबादी बढ़ती गई। जहाँ पहले गेहूं, सरसों, मक्के, अन्य अधिक के खेत लहलहाते थे, वहाँ थोड़े बहुत मकान बनना शुरू हुए। फिर एक दिन बस्ती ही नजर आने लगी। रुपयों की कीमत धीरे धीरे घटती गई। हर एक वस्तु के दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक दिन महंगाई इतनी बढ़ गई, लोग कहने लगे, ओ बाप रे, कितनी कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है। ईमानदार और शरीफ आदमी का तो इस युग में जीना ही मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ही चला रहा तो भला क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आ पाएगी। बेचारे गरीब लोग क्या खाकर जिंदा रहेंगे। सभी कुछ तो महंगा होता जा रहा है। एक सज्जन रोज दुकानदार से घी के कम स्तर के दाम पूछ जाते। घी ही क्यों, अन्य चीजों के दाम भी, गेहूं के, चावल के, दाल के, चीनी के, घड़ी के, सोने के, चांदी के, स्कूटर के और न जाने किस किस के दाम भी वो पूछते रहते। हर दिन दाम बढ़ते ही जाता। दुकानदार कहता, परेशान क्यों होते बाबूजी, आपको क्या मैं जानने नहीं लूं? ले लीजिएगा, जितना लेना हो, आपसे ठीक ठाक दाम ले लूंगा। मेरा लड़का तो आपको यहाँ ही ट्यूशन पढ़ता है, आपसे भी भला क्या अधिक पैसा लूंगा? गुरुजनों से अधिक पैसे लेकर क्या मुझे नरक में जाना है? वह सज्जन कहते, दरअसल मेरी लड़की की शादी होने वाली है, इसीलिए जरा पूछताछ कर रहा था। सारा बजट बनाना पड़ेगा ने। बेचारे के 3 लड़कियां थी। बड़ी लड़की शादी लायक हो रही थी, सुयोग्य वर की खोज में लगे थे, लेकिन वर मिलने से पहले ही जरा शादी का बजट बना लेना चाहते थे। पर वे बार बार बजट बनाते और बार बार चीजें महंगी होती जाती। वे कभी कभी बड़बड़ाने लगते, हे भगवान, इतनी महंगाई, देखना इस बार कांग्रेस जीतेगी ही नहीं, अंधेर कर रखा है भाई इस कांग्रेस सरकार ने। दुकानदार कहता, ओ तो बिटिया रानी की शादी है, इसी सहलात में करेंगे ने। आप लिस्ट पकड़ा दीजिएगा, सब सामान घर पहुंच जाएगा, एकदम वाजिबी दाम लगाएंगे, बिल्कुल थोक रेट। सामान में कोई भी कमी निकल आए तो सारा का सारा सामान ही फ्री छोड़ देंगे। बस आप हुक्म कीजिए मास्टर साहब। वह सज्जन कहते, हाँ हाँ बताऊंगा। हीरालाल जी, जरा शादी की डेट तो फिक्स होने दीजिए। वे चलने को होते तो दुकानदार कहता, जरा मेरे लड़के का भी ख्याल रखिएगा। मास्टर साहब आपके यहाँ ही ट्यूशन पढ़ता है, आपकी कृपा हो जाएगी तो कुछ पढ़ लिख कर जाएगा। वे कहते, हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका लड़का तो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, मेहनत करेगा तो देखना अच्छे नंबरों से निकल जाएगा इस साल। दुकानदार अभी और भी बहुत कुछ कहता है, पर वह वहाँ से निकल भागते हैं और फिर कई दिनों तक उस तरफ जाते ही नहीं।
हर एक वस्तु के दाम सुन सुनकर उसका सिर चकराने लगता था। तो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, दाल, चावल, गेहूं, सोना, चांदी आदि के दाम बढ़ रहे थे, उसी तरह के जमीन के दाम भी बढ़ने लगे थे। मकान का किराया भी साल दर साल बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतने सालों बाद भी प्रकाश नारायण मकान का किराया मात्र 20 रुपया ही दे रहे थे। कई बार मकान मालिक ने उनसे किराया बढ़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने नहीं बढ़ाया। बोले, ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है जो तुम किराया बढ़ा सको। इसी बात को लेकर उनका कई बार मकान मालिक से झगड़ा भी हो चुका था। हम लोगों ने भी सर का ही पक्ष लिया था। शंकर बोला, सर छोड़िए मत आप यह मकान, देखेंगे साला कैसे आपसे खाली करवा लेता है। आप किराया हरगिज मत बढ़ाएगा। सर बोले, लेकिन वह तो भाई धमकी दे रहा है, अगर गुंडा उंडो को मेरे पीछे लगवा दिया, मेरा सारा सामान ही घर से बाहर निकलवा कर फिकवा दिया, तो भला मैं शरीफ आदमी क्या कर लूंगा? अकेला आदमी जो ठहरा हूँ, यहाँ तो परदेशी हूँ। शंकर बोला, सर उसकी ऐसी मजाल कहाँ कि मेरे होते हुए आपको हाथ भी लगा जाए। रोशनपुर का दादा है क्या? फिर आप अकेले कहाँ हैं सर? हम सब लोग भी आपके तो साथ हैं। सर बोले, वह तो है ही, तुम सब लोग का सचमुच बड़ा आसरा है भाई, लेकिन फिर भी मुझे बिना पूछे उससे लड़ाई झगड़ा मत कर बैठना। क्या फायदा कि फिर बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरे। हम तो चाहते हैं भाई लड़ाई झगड़ा किए बिना ही काम चल जाए। मारपीट करने से क्या फायदा? यह कोई शरीफ का काम थोड़े ही है, बस उसके मन में किसी तरह थोड़ा सा भय बैठ जाए, यही बहुत है। हम लोगों ने कहा, सर आप बिल्कुल निश्चिंत जाइए, जैसा आप चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। साले के मन में इतना डर बिठा देगी कि आपसे आंख मिलाकर बात करने तक की हिम्मत नहीं पड़ेगी। मकान खाली करवाने की बात तो छोड़ दीजिए। सर बोले, हाँ भाई, मैं भी तो यही चाहता हूँ, भाई बिन होए न प्रीति, समझे? शंकर बोले, हाँ समझ गए सर। फिर हम लोगों ने ऐसा ही किया। सर के मकान मालिक को एक दिन सड़क पर सरे बाजार इस तरह से समझा दिया कि उसकी तो बोलते ही बंद हो गई। बीच सड़क पर हम लोगों ने उसको चपटे मारी, केवल चपटे। फिर उसे प्यार से समझाया भी, देख साले, सर को आराम से रहने दे और खुद भी आराम से रहे। वो बेचारे बहुत सीधे साधे आदमी, 3 लड़कियां हैं उनके, परदेश में शराफत से रह रहे हैं, तो तुम उनको बेकार में ही परेशान किए जा रहे हो। उन्हें अकेला समझ रखा है क्या? बीच रास्ते में इस तरह उसका अपमानित होने से राजन गंगवार एकदम से भौंकला गया। खिसिया कर बोला, परेशान मैं कर रहा हूँ कि वो मुझे कर रहे? एक तो मेरा मकान खाली नहीं कर रहे, ऊपर से तुम लोगों को भड़का रहे, गुंडागर्दी है। शंकर बोला, तब तुमने किराया पर मकान उठा ही क्यों था? वो बोला, वाह ये भी बात कोई हुई, मेरी इच्छा थी तब उठाया था, अब मुझे मकान की जरूरत है इसलिए खाली करवा रहे। मैंने कोई उनका जिंदगी भर का ठेका ले रखा है? और तुम होते कौन हो हम लोगों के बीच में बोलने वाले? वे क्या तुम्हारे बाप लगते हैं? पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो सारी दादागिरी भूल जाओगे। इतना सुनते ही शंकर तो गुस्से से आग बबूला हो गया। राजन गंगवार का कॉलर पकड़ते हुए बोला, पुलिस में रिपोर्ट करेगा साले? अभी यही डंडा ठूस दूंगा जुतड़ों में। पुलिस की धमकी देते हुए तू मुझे, चल अभी थाने चल, कर मेरी शिकायत, FIR लिखा मेरी, आज चल। प्यार से समझा रहा हूँ तो मान ही नहीं रहा है, हरामजादा, ये चाकू लेकर मुझे धमकाने आया है। कहते हुए शंकर ने अपनी कोट से चाकू निकालकर उसकी कोट की जेब में रख दिया और उसे थाने की तरफ धक्याने लगा। हम सब भी इस बात की गवाही देने के लिए उसके साथ थे। बेचारे राजन गंगवार के चेहरे पर हवाई उड़ने लगे। वह तो खुद ही फंसा जा रहा था। उसकी समझ में आ गया था कि इन लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। कॉलेज के लौंडे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें आगे पीछे की क्या चिंता। वह बेचारा हकला कर माफी मांगने लगा। शंकर बोला, ठीक है गंगवार, चाहे वो माफ किया, लेकिन इतना याद रखना, अगर आगे से तुमने कोई भी खुराफत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी लड़की बेला है ना, वही छमक छलो जो खूब मटक कर कॉलेज जाती है, उसका घर से निकलना दूर भर कर दूंगा। सारी उम्र घर में बैठी रहेगी। राजन गंगवार ना इतना अपमानित अपने जीवन में इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। उसने प्रकाश नारायण सर को धमकाने तो क्या, उनसे किराए तक लेना बंद कर दिया और बाईपास पर एक प्लॉट खरीद लिया।
उसने मन ही मन सोच लिया था कि समय आने पर वह यह मकान किसी ऐसे दबंग आदमी को बेचेगा जो इस मास्टर को जूते मार मार कर इस घर से निकाल बाहर करे। इसे हरामी के लिए चाहे उस मकान को मिट्टी का मोल ही क्यों न बेचना पड़े। खैर, ये सब तो बहुत बात की बात है, अभी बताने से क्या भी फायदा। प्रकाश नारायण सर जब इस मकान में सन 1956 में नए आए थे, तब उनकी उम्र केवल 26 साल की थी। उस समय उनके अपने मकान मालिक से बहुत ही मधुर संबंध थे। राजन गंगवार ने कहा भी था, मास्टर साहब आप परदेशी है तो क्या, हम सब लोग तो है, और फिर जिससे दिल जुड़ जाए वही अपना। आप यहाँ आराम से रहे, किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय प्रकाश नारायण सर की नई शादी हुई थी। अपनी नई नवेली पत्नी तारा को लेकर वह इस मकान में आकर बसे थे। उनकी तीनों बेटियां नूतन, ममता और सुनीता तो इसी राजन गंगवार के मकान में ही पैदा हुई थी। परदेश में एक अजनबी आदमी से इस तरह अपनत्व पाकर वह निहाल हो गए। उन्हें जैसा बहुत राहत से मिली। उस समय उनका वेतन बहुत ही कम था, केवल 100 रुपए, लेकिन वह इतने ही वेतन में उनकी पत्नी के साथ मस्त रहते थे। तब सस्ते का जमाना था, इतने कम रुपयों में भी उनका काम मजे से चला जाता था। इसी तरह समय बीतता गया। उनकी बड़ी बेटी नूतन का जन्म हुआ, तब उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी। तब तक वेतन बढ़कर 150 रुपए हो गए थे, पर अब उन्हें ये बहुत कम लगने लगा। धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ घर का खर्च भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने इस किराए के घर के बाहर वाले कमरे को बैठक बनाया और उससे खाली समय में ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी। उस समय उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के 8-10 रुपए मिल जाते थे। ट्यूशन पढ़ाने से पहले उन्हें राजन गंगवार से पूछा भी, इससे आपको कोई आपत्ति हो नहीं ने गंगवार जी? राजन गंगवार भले आदमी थे, हंसकर बोले, नहीं, इससे भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, ये तो एक भला काम है। रोशनपुर के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाए, इससे अधिक खुशी की और क्या बात हो सकती है। फिर इससे आपको भी कुछ अतिरिक्त आमदनी होगी। आगे चल आपको अपनी बेटी की शादी भी तो करनी पड़ेगी। भला 4 पैसे अभी से जमा नहीं करेंगे तो आगे चलकर इसका शादी विवाह कैसा होगा। मैं वैसा मकान मालिक नहीं हूँ प्रकाश नारायण जी, जो किराएदार के हर एक बात में मीन मेख निकालते हैं। आप शौक से पढ़ाए, आप शरीफ आदमी है, आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस दिन राजन गंगवार ने भी कहाँ सोचा था कि यही शरीफ आदमी एक दिन उनके लिए सिर दर्द बन जाएगा। इस आदमी के लिए एक दिन बीच सड़क पर इतना अपमानित होना पड़ेगा, इतनी जिल्लत सहनी पड़ेगी। उसी दिन से प्रकाश नारायण सर उस बैठक में बैठकर सुबह के शाम तक ट्यूशन पढ़ाने लगे। उस कस्बे के शहर में अमीर बच्चों को उनके घर में भी पढ़ाया जाया करते थे। सर को किसी भी क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने से एतराज नहीं था। वे 6ठी क्लास को लेकर इंटर तक के बच्चों को सब विषय पूरे अधिकार से पढ़ाते थे। यही उनकी एक अतिरिक्त विशेषता ही थी। जल्दी ही उनके यहाँ ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की भीड़ लगने लगी। जब एक ही टीचर सभी विषय पढ़ा देता तो भला कौन ऐसा बेवकूफ अभिभावक होगा जो अपने बच्चों की 4 ट्यूशनें लगवाता फिरे। उसी बैठक में हम लोगों ने भी सर से ट्यूशन पढ़ कर एक दिन हाई स्कूल पास किया था। जब हम लोग इंटर में आए तो एक दिन एकाएक शंकर से पूछा था, जानते हो भाई, इस रोशनपुर की सबसे खूबसूरत लड़की कौन सी है? उस समय ये रोशनपुर छोटा सा ही शहर था, एकदम कुस्नेबा। सब लोग एक दूसरे को जानते थे, हम आवारा लड़कों को, जिनकी की सभी अभी जवानी के पर निकले थे। रोशनपुर की एक लड़की की जन्म कुंडली मालूम थी। हम लोगों में से किसी ने कहा, नीता, उसकी तो चाल ही गजब की है। जब कॉलेज आती है तो न जाने कितने लड़के उसके पीछे पीछे लगे रहते। तो कोई बोला, लाला राम भरोसे की लड़की मालती बहुत ही खूबसूरत है। रमेश ने भी अपनी राय देते हुए कहा, नहीं, वो मंदिर के सामने वाले मकान में जो लड़की रहती है ना, अरे वही रश्मि, वही इस कस्बे की सबसे खूबसूरत लड़की है। किसी ने राजन गंगवार की लड़की बेला को भी सुंदर बताया था। शंकर हंसकर बोला, हाँ, तुम्हें तो लगेगी ना, फकाफक गोरी है ना रश्मि लगता है, इसलिए तुम्हारा दिल उस पर आ गया है। अब समझ में आया कि नुक्कड़ पर खड़े होकर तुम किससे लाइन मारते हो, इसी रश्मि को ना। शंकर की बात सुनकर हम सब लोग हंसने लगे। नायस अपनी चोरी पकड़ने जाने पर रमेश झोंप सा गया।
तुनक कर बोला, लो तुमने पूछा था कि इस रोशनपुर की सबसे सुंदर लड़की कौन सी है, तो मैंने बता दिया। अब तुम लोग तो बाल के बाल खाल निकालने लगे। मेरा उससे कोई लव शव नहीं है, वो तो बस कभी कभी स्कूल आते जाते दिख जाती, इसीलिए नजर में थी। शंकर बोला, वो बात नहीं है साले, हमें तो तुम्हारी पसंद पर हंसी आ रही है। खैर भाई, जब दिल लगा हो तो गधी से तो परी क्या चीज है। और ये कह कर वह फिर हो करके हंसने लगा। अचानक राजकुमार के अंदाज में बोला, खैर जानी, हम तुम्हारी पसंद की कदर करते हैं, तुम कहो तो उससे तुम्हारी शादी करवा दे। क्या ख्याल है दोस्तों? हम सब लोग उसकी इस अदा पर ठगा मार कर हंस पड़े। चिट कर बोले। रमेश बोला, तो भाई तुम ही बता दो, तुम्हारा दिल किस लड़की को देखकर धड़कने लगता है? कौन इस कस्बे की अनिंद्र सुंदरी है? जरा तुम्हारा टेस्ट भी तो देखे। तुम्हें कौन सी लड़की मिस रोशनपुर लगती है? इतने नखरे करने की भी क्या जरूरत है? अब अगल ही दो उसका नाम जानी। हम सब लोग भी अवाक थे। आखिरकार कौन सी लड़की मिस रोशनपुर है? नीता, बेला, मालती, रश्मि जैसी सुंदर लड़कियों को तो शंकर ने सुंदर लड़कियों में ही शुमार नहीं किया था, तो सर्वांग सुंदरी की तो बात ही छोड़ो। शंकर बोला, वैसे तो ये लड़कियां अभी ठीक ठाक है, इन पर भी खाली समय से लाइन मारी जा सकती, पर मैं तो सर्वांग सुंदरी की बात कर रहा हूँ। इनमें से कोई भी लड़की वैसी नहीं है। मिस रोशनपुर तो कई और ही लड़की है। गेस करो तुम सब लोग। इतनी जल्दी हार मान गए? हम सब लोग उसकी बात सुनकर अवाक थे। आखिर कौन है ये सर्वांग सुंदरी? रमेश बोला, शहर की सभी सुंदरियों के तो नाम गिने डाले, अब क्या कोई आसमान से परी उतार कर ले आए? तुम भी लगता है आजकल बोरा गए हो। शंकर बोला, नहीं बता पा रहे हो तो हार मान लो। तुम लोग तो सदा आंखें बंद किए रहते थे। अपना ये रोशनपुर है ही कितना बड़ा, साला शहर का है बात का, कस्बा है कस्बा। तुम लोग ही बताओ कि क्या इनमें से कोई भी लड़की मिस रोशनपुर बनने लायक है? सचमुच हम लोग नहीं समझ पा रहे थे इस कस्बे शहर की कौन सी लड़की हमारी निगाहों में छिपी रह गई जो कि मिस रोशनपुर बनने लायक है। आखिरकार हम सब लोग ने हार मानते हो कहा। हाँ भाई चल, हम लोग हार मान लेते। हम लोगों को तो रोशनपुर की जो लड़कियां सुंदर लगी बता दी। अब ये हूर की परी कौन है? कौन मिस रोशनपुर बनने लायक है? यही तो हम लोगों को नहीं मालूम। अब तू ही बता। शंकर बोला, तू मौसी के दुकान के समोसे रहे? हम लोगों ने कहा, हाँ रहे यार। अब ज्यादा पका मत, चल अब तो बता, उगल दे जल्दी से, नहीं तो अभी तेरे पेट में दर्द होने लगा। शंकर बोला, तो सुनो दोस्तन, इस शहर की ब्यूटिशियन अपनी नूतन। कौन नूतन? हम लोग एक सोते से जाग उठे। हमें मालूम ही नहीं था कि वो कौन है, और वो इसकी भी हो गई। शंकर उठाकर हंस पड़ा। वाह, तुम लोग तो ये भी नहीं जानते कि इस कस्बे की किस लड़की का नाम नूतन है। अब ये भी बताना पड़ेगा। मैंने पूछा, आखिरकार है कौन है ये लड़की? रोशनपुर में नहीं बसी आकर? अरे नहीं यार, अपने सर की लड़की, यही अपनी नूतन। सुनकर हम सभी लोग अवाक रह गए। वाह, ये शंकर तो एकदम से छिपा रुस्तम निकला भाई। हम सब लोग तो अभी तक इसे शहर के सबसे बड़ा टपोरी समझते थे, पर उस दिन मानना पड़ेगा कि इससे तो गजब का सौंदर्य बोध भी है। दरअसल हम लोग बहुत छोटे से ही सर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। तब सर की दोनों बेटियां भी छोटी थी। ये तीसरी सुनीता तो जब हम लोग 9वीं कक्षा में थे तब मुश्किल में 2 साल की होगी। नूतनी केवल हम उम्र थी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो नूतन भी बड़ी हुई। इस तरह का हम सबका ध्यान उसकी तरफ कभी गया ही नहीं था। फिर हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि सर की बड़ी बेटी इस कस्बे की अनिंद्य सुंदरी होगी। लेकिन उस दिन से हम लोग शंकर के सौंदर्य बोध के मुरीद हो गए कि नूतन के प्रति भी हम लोगों को दृष्टिकोण एकदम से बदल गया। नूतन वास्तव में ही मिस रोशनपुर बनने लायक थी। ये सब लड़कियां तो जैसे उसके सौंदर्य के सामने पानी भरती थी। उस दिन शंकर ने एक और रहस्य द्वार खोल दिया। तुम लोगों को पता है कि विष्णु सर के घर के दिन में 10 चक्कर क्यों लगाता है? हम लोगों ने कहा, वाह, क्या ये बात भी हम लोग नहीं जानते? विष्णु अपने क्लास का सबसे मेधावी छात्र है। उसने तो अभी से ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। दिन भर न जाने कहां से मोटी मोटी किताबें ला कर पढ़ता रहता है। उसने न जाने क्या क्या सर से पूछना समझना पड़ता है।
वही सब तो ये वह सर से पूछने जाता है। शायद अभी से ही वह आईएएस की तैयारी करने लगा है। शंकर के शायद विष्णु की इतनी तारीफ अच्छी नहीं लगी, इसलिए तुनक कर बोला, वह साला पोपट, वाह कहाँ का होशियार है वह, रट्टू तोड़ता है साला। सच कहूँ, अगर मैं इतना पढ़ूं तो उससे भी अच्छे नंबर लाकर दिखा दूं। मैंने पूछा, तो पढ़ता क्यों नहीं है? फिर तो सर क्लास में तेरी ही तारीफ करेंगे। तुझे क्या अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती? वो बोला, वह बात नहीं है, अपनी तारीफ भला किस अच्छी नहीं लगती, पर मैं इतना पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मैंने पूछा, यो क्यों? वो बोला, मैं तो नेता बनूंगा, नेता, बड़ा होकर राजनीति में जाऊंगा। इसके लिए पढ़ने लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, किसी तरह ग्रेजुएशन कर लूं, यही बहुत है। एकदम अंगूठा छाप हूँ तब भी चलेगा। अपने एमपी साहब को ही देख लो, सुनते हैं कि 8वीं फेल और आज शिक्षा मंत्री बने, ऐश कर रहे, राजनीति में आकर चांदी काट रहे। लेकिन असल बात तो इसे साले पोपट की है। इस साले विष्णु की करामत तो देखो। हम में से किसी ने पूछा, असल बात क्या है बताओ ने शंकर। शंकर ने हम लोगों को और पास खिसकते हुए रसो उद्घाटन द्वार किया। दरअसल ये विष्णु सर के यहाँ बार बार अपनी इसी सुंदरी को मारे ही जाता है। नूतन के बारे? रमेश ने हैरत से पूछा। हम लोगों को भी शंकर की बातें यकीन नहीं आ रहा था। विष्णु तो बेचारा बहुत सीधा लड़का है, वह तो हर समय अपनी पढ़ाई लिखाई में ही लगा रहता था। उसे इन सब खुराफतों के लिए क्या समय हुआ था? समय ही कहाँ था। हाँ बिल्कुल, उसी के मारे ये साला दिन में सर के घर के 10 चक्कर लगाता है। साले को दिन में 10 बार नूतन का चेहरा दिखे बिना चैन ही नहीं पड़ता था। खानी ही हजम नहीं होता उस हरामी का। साला बहुत बड़ा नोचू है। उस दिन शंकर की बातें सुनकर हम सब लोग सन्न हो रह गए। वाह रे विष्णु, बड़ा छिपा रुस्तम निकला यार। चुप चुप इतने दिनों से अकेले ही मजा मारता रहा और हम लोगों को भनक ही नहीं पड़ने दी। हम लोग एकटक होकर शंकर की ये रहस्यमयी बातें सुन रहे थे। वह बोला, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो विष्णु चाहे वही सब कुछ इस रोशन में भी हो। अभी तो इस शहर में शंकर है, शंकर के होते हुए यहाँ ऐसी वैसी कोई खुराफत नहीं हो गई। अब शंकर को हम लोगों ने जरा ध्यान से देखा तो सभी को लगा कि अब यह पहले वाला शंकर नहीं रहा, इसे काफी दमखम है। एक नंबर का शैतान तो वो पहले से था ही। इस दौरान उसने खूब उठक बैठक भी लगाई थी, खूब दंड पहले थे। अपनी दुकान से पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट भी खूब चुरा चुरा कर खाई थी। और मोहल्लों में आने वाला दूधियों का न जाने कितना लीटर दूध वो चुरा चुरा कर यूं ही मुफ्त में पी गया था। इस बीच उसका कद भी बढ़ गया था, शरीर के गठन भी बढ़ गए थे। हम लोगों से उम्र में वो वैसे ही 2-3 साल बड़ा था। अब तो वह एक तरफ से पातीराम कुचे का अघोषित दादा बन गया था। लोग उसे डरने लगे थे, लेकिन इन सब बातों पर हम लोग आज गौर कर रहे थे। उसी दादा वाले रूप से उसने विष्णु को सड़क पर जाते हुए एक दिन बुलाया, ओरे विष्णु, फटे पजामा, जरा इधर तो आ लल्ला। विष्णु डरता डरता उसके पास गया। वह समझ गया था कि आज कोई कयामत आने वाली है। ये शंकर एकदम औधिक खोपड़ी का इंसान है, कब क्या कर बैठे कोई भी समझ नहीं सकता है। उसने पास आकर हम लोगों को ऊपर एक निगाह डाली, फिर पूछा, क्या बात है शंकर, मुझसे कुछ काम था? और तू मुझे इसे क्यों गुस्से में देख रहा है? इस तरह का गलत ढंग से बातें क्यों कर रहा है? उसकी बात सुनकर शंकर गर्व से हंस पड़ा। अरे वारे चूहे की औलाद, मेरे देखने से ही तो इतना घबरा हुआ। छोकरीबाजी करते हुए तू ऐसे नहीं घबराता, बहुत स्मार्ट बनता है। साला दिन भर 10-10 बार सर के यहाँ लाइन मारने जाता है। शायद शंकर की ये बात सही थी, इसलिए विष्णु शंकर की बात सुनकर एकदम घबरा गया। उसका चेहरा इस तरह सफेद पड़ गया कि जैसे किसी ने उसकी चोरी सरेबाज पकड़ ली हो। फिर थोड़ा संभाल कर बोला, नहीं शंकर, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है या किसी ने तुम्हारे कान भर दिए। कॉलेज की राजनीति तुम जानते ही हो कि कितनी गंदी है। कुछ लोगों का काम ही इधर की उधर सुझाना है, तो फिर सर के घर के दिन में 10 चक्कर क्यों लगाता है? बहुत छोकरीबाज बनता है। कौन छोकरी? मैं समझा नहीं शंकर, तुम किसकी बात कर रहे हो? यही अपनी सर की छोकरी। और कौन? बेचारा अजीब मुसीबत में फंस गया था विष्णु। शंकर तो आज उसके सीट पर ही सवार हो गया था। बीच सड़क पर ऐसी बातें सुनकर वह हतप्रभ रह गया था। कोई उसके ऊपर ऐसा गंदा लाछन भी लगाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। सड़क पर भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। सचमुच ही ऐसे झूठे आरोप सुनकर विष्णु को बड़ी शर्म आ रही थी, पर वह भला शंकर का बिगड़ भी क्या सकता था।
वह जानता था कि शंकर एक ही मवाली लड़का है, जड़ से मारपीट पर उतर आता है। अभी कुछ दिन पहले ही राजेंद्र गंगवार को छुटा चुका था, फिर भी किसी तरह साहस करके बोला, मैं तो सर से सवाल पूछने जाता हूँ शंकर, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ ना। मैं तो सोचता हूँ कि इंटर के बाद कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो मेरी माँ को कुछ तो राहत मिले। मैं सब तेरी तैयारी जानता हूँ हरामी साले, पहले इंटर तो पास कर ले, फिर कंपटीशन की तैयारी करना। मैं सब जानता हूँ कि तेरी किससे आश नहीं चल रही है। मुझे झूठा मत बता, तू सर से सवाल पूछने जाता है या उनकी छोकरी से नैन लड़ाने जाता है? मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे नूतन को इशारेबाजी करके देखा है। मुझे क्या एकदम लल्लू समझ रखा है? पीठ बढ़ जाने से शायद विष्णु की हिम्मत थोड़ी बढ़ गई थी। इस बार विष्णु की भी जरा अकड़ कर बोला, देखो शंकर, तुम तो इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैं 10 बार तुम्हारे घर तो जाता नहीं हूँ। तुम्हारे घर जाने से तुम मुझे रोक सकते हो, बस यही तुम्हारा हक है। बेकार में ही किसी शरीफ लड़की को सरे बाजार बदनाम करे हो। अब रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे देर हो रही है। अभी मुझे खुद भी ट्यूशन पढ़ाने जाना है और मैं तुम्हारे मुंह भी नहीं लगना चाहता। सुनकर शंकर हंस पड़ा, बोला, मुझे मेरा हक समझ रहा है? मजनू की औलाद, सुअर कहीं की। मेरे एक झापड़ में तो तुम्हारी बत्ती से निकलकर सड़क में गिर पड़ेगी। इतना मारूंगी कि तुम किसी भी लायक नहीं रहोगे। छोकरी बाजी करना तो बड़े दूर की बात है। ये कहकर शंकर ने सचमुच विष्णु को कॉलर पकड़ ली। बेचारा विष्णु कांप के रह गया। हम सब लोग भी ये सारा किस्सा देख सुनकर रहे थे। भीड़ और भी बढ़ती जा रही थी। बीच सड़क पर मजाम सा लग गया था। लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार एकाएक ये क्या कांड हो गया। क्यों शंकर ने विष्णु जैसे सीधे साधे लड़कों को बीच सड़क पर घेर रखा था। हम सब लोग भी सोच रहे थे कि अगर ये बात उड़ते उड़ते प्रकाश नारायण सर तक पहुंच गई तो क्या होगा, पर शंकर को इसकी क्या परवाह, वह क्या किसी से डरता था। शंकर मुझे थोड़ा बहुत अब भी मानता था। मुझे विष्णु का रुआसा चेहरा देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। तब मैंने बीच में पढ़कर उसने कहा, जाने भी दे यार शंकर, ये अब कल से सर को घर बार नहीं जाएगा। तुझसे माफी मांग तो रहा है, बस अब हो गया, किस्सा खत्म। अब इसको जाने भी दो, इसका ट्यूशन पढ़ाने भी जाना है। बेकार में झगड़ा बढ़ाने से क्या फायदा? शंकर बोला, नहीं अंकित, जब तक इस साले को 2-4 हाथ नहीं पड़ेंगे इसके सिर पर से इसका भूत नहीं उतरेगा। घर में खाने के लाले पड़े हैं और ये जनाब इश्क फरमाने चले हैं। मुझे डर था कि कहीं विष्णु को सचमुच में न मार बैठे। वह एक ही उड़क लड़का था। गुस्से में होता तो आगे पीछे कुछ भी नहीं देखता था। आधा पागल ही समझो इसे। मैंने यूं कहा, वह तो कहता रहेगा। अब वह बार बार सर के यहाँ नहीं जाएगा। उसका नूतन से कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब उसे जाने दो यार। ठीक है, आज तुम्हारे कहने से मैं इसे जाने दे रहा हूँ। अब अगर आगे से इसके अधिक होशियारी दिखाई तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्लास में जब भी सर कुछ पूछते हैं तो ये साला पहले उचक कर खड़ा हो जाता है। इससे तुम पूरी किताब रटी पड़ी है ना। आइंस्टाइन का बाप ही यही तो है साला। विष्णु बेचारा अब भी सहमा खड़ा था। वह खुद को बहुत ही अपमानित का महसूस कर रहा था। बेचारा सीधा साधा लड़का था। वह इन सब फसादों में ही नहीं पड़ता था। उसकी आंखें डबा आई थी। मैंने मौका देकर उससे कहा, अब तुम खड़े क्यों हो विष्णु? बात तो खत्म हो गई, चलो जाओ। तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने भी तो जाना है ना। तुम्हारे यहाँ खड़ा रहने से बेकार ही बातें बढ़ेगी। तुम तो शंकर का गुस्सा जानते ही हो। अब आगे से शंकर की बात का ध्यान रखना। बेकार में ही तुम्हें नूतन के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। तुम तो होशियार लड़के हो, पढ़ लिख कर अपना करियर बनाओ। ये सब काम हम लोगों के लिए छोड़ दो। विष्णु तो इसी इंतजार में था। मेरा इतना कहते ही वो डरते डरते वहाँ से चला गया। हम सब लोग ने भी चैन की सांस ली। सचमुच आज रोशनपुर में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। उस दिन के बाद शंकर उस मोहल्ले दादा बन गया था। स्कूल और मोहल्ले में उसने अपने आतंक तेज कर दिए थे। अब सभी लोग उससे भय खाने लगे थे। वह हर रोज एक नया उपद्रव करता। जो भी उसे उलझता, दूसरे दिन उसके घर के शीशे टूट मिलते। अब सभी लोग उससे डरते थे। अब शंकर खेत या बगीचे में जाकर चोरी नहीं करता था। बगीचे वाले से जाकर कहता, अबे कुछ अमरूद तोड़ कर दे मुझे। वे लोग उसे देते थे। जानते थे कि यह वहाँ का दादा है। न देने पर अभी पत्थर मारकर भाग जाएगा, या कहो कि दूसरे दिन हॉकी लेकर सिर पर ही सवार हो जाए।
फिर कौन 8-10 दिन ड्रेसिंग करवाता फिरेगा। सोडा वाटर की फैक्ट्री में जाकर वह कहता, क्यों रे लाला, हराम का धंधा कैसा चल रहा है तेरा? साले चोरी की लाइट से दिन रात मशीनें चलाता है और नकली कोका कोला बनाता है। बिजली वाले इंस्पेक्टर का लड़का मेरे साथ पढ़ता है। साले किसी दिन लेकर आऊंगा तेरे घर में, फिर करते रहना उसकी खातेदारी। बेचारा लाला डर जाता। वह शंकर की बहुत अवगत करता। वारे शंकर, अपने ही चाचा से ऐसा मजाक करता है? फैक्ट्री तो तेरी है भाई, अपने ही चाचा को क्यों जेल भिजवाएगा? उसकी बातें सुनकर शंकर भी हो करके हंस देता। फिर चाचा भतीजे के बीच बहुत देर तक भद्दे भद्दे मजाक चलते रहते। मूड होने पर अपनी उसी चाचा से फोकट की बोतलें लेकर किसी दिन शंकर सर के यहाँ भी जा धमकता। लीजिए सर जी, आज कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप सब लोग, आज बड़ी गर्मी थी सो आप लोगों के लिए ले लाया। दिमाग थोड़ा फ्रेश हो जाएगा तो पढ़ाने में भी मन लगेगा आपका। कहे तो एक क्रेट भर के आपके यहाँ रखवा दिया करो, गर्मियाँ भर आपके दिमाग में तरावट बनी रहेगी। प्रकाश नारायण सर हकलाते हुए पूछते, वही अपने चाचा की फैक्ट्री से लाया है ना? अच्छा रख दे, पी लूंगा, लेकिन क्रेट वेट लाने की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी शरीफ आदमी का नुकसान करने पर तुला है। उस समय पर 8वीं क्लास के बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहे होते। न सर जी, आप तो अभी पी लीजिए, अभी ठंडी है। कोल्ड ड्रिंक्स गर्म करके पी तो क्या फायदा? सर, बच्चों को सवाल समझाते समझाते ही कहते, तो ठीक है, एक खोल दे मेरे लिए और बाकी भीतर जाकर अपनी आंटी जी को दे आ, वह भी ठंडी ठंडी पी लेगी। और तू आज सुबह ट्यूशन पढ़ने क्यों नहीं आया? मालूम है ना फिजिक्स में कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है? सर, आज सुबह उठ ही नहीं पाया। आप भी तो सुबह कितना जल्दी पढ़ाते हैं, बच्चों की जान लेकर रहेंगे क्या? न लापरवाही बिल्कुल मत कर भाई। इस साल तेरा इंटर है, बोर्ड की परीक्षा है, मस्ती जरा कम कर, पढ़ लिख ले जरा ढंग से, तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ बेटा। सर ने अपमान दिखाते हुआ कहा। जी सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब कल से घूमना फिरना सब बंद, सारा ध्यान बस पढ़ाई पर दूंगा। कहते हुए शंकर ने बोतल की से एक बोतल खोलकर सर को पकड़ाई और तुरंत घर के अंदर सरक लिया। नूतन उसी आंगन में ही बैठी मिल गई। उसी के लिए तो वहाँ आया था। उसकी एक झलक पाकर वह निहाल हो गया। नूतन ने उसे देखकर मुंह बिचकाया और अंदर कमरे में चली गई। जब से उसने सुना था कि शंकर ने विष्णु की भी सड़क पर बहुत अपमानित किया है, उसी दिन से वह उससे नफरत सी करने लगी थी। पहले तो वह उसे थोड़ा बहुत बोल बतिया भी लेती थी, पर उस दिन से उसके आते ही वह अंदर के कमरे में खिसक जाती थी। उस दिन भी शंकर आंटी जी के पास बहुत देर तक बैठा, इधर उधर की हाँकता रहा, पर नूतन के लिए एक बार भी आंगन में नहीं झांका। हाँ, उसकी दोनों छोटी बहनें जरूर बैठी बैठी अपने शंकर भैया से बतियाती रही और उससे कोल्ड ड्रिंक की बोतल एक खुलवा कर पीती रही। 1-2 बार शंकर ने उन्हें टोका भी, क्यों तुम्हारी नूतन दीदी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएगी? नो तो उन्हें एक बोतल अंदर ही दे आओ, पर उनमें से कोई भी टल कर नहीं गई और फिर उस दिन वह नूतन की और झलक नहीं पा सका। शंकर मुझे अब भी बहुत मानता था। कभी कभी मुझे भी लाला के यहाँ ले जाकर मुफ्त की कोल्ड ड्रिंक्स पिलवा देता था। मुझे भी मजा आ जाता। कोल्ड ड्रिंक से क्यों, वह मुझे बाग में ले जाकर मुफ्त के आम भी खिलवाता, अमरूद और गन्ने भी। उसकी वजह से लोग मुझसे भी डरने लगे थे। अब सभी लोग बड़े ही अदब से बात करते थे। सचमुच दादागिरी के भी अपने अलग ही मजे हैं। ये बात मैं शंकर के साथ रहकर ही समझ सकता था। मुझे मुफ्त की चीजों खिलाकर शंकर मुझसे हंसते हुए कहता, देखा मेरा रौब, ये सब लोग मुझसे कितना डरते हैं, पर ये सब तुम्हारी कारण है भाई। मेरे कारण? सुनकर मैं हतप्रत रह जाता। हाँ भाई, तुम्हारी कारण तो, लेकिन मेरे कारण क्यों?
वह हंसता, नहीं समझे ने? मैं कहता, नहीं, तू ऐसा क्यों कह रहा है भाई? सचमुच मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वह बोला, भाई तुमसे पिटने के बाद ही तो मैंने कसरत वसरत करना शुरू किया था। तुम्ही ने तो एक दिन मुझे किलो पर दूध पीने और काजू बादाम खाने की सलाह दी थी। क्या याद आ नहीं? मुझे सब कुछ याद था। मैंने कहा, शंकर अब वे बातें तुम क्यों याद करना चाहते हो? उस दिन लड़ाई झगड़े के बाद ही हम लोगों की दोस्ती हो गई थी। उस दिन के बाद से ही तो मैं हर झगड़े फसाद में तेरा साथ रहता हूँ। शंकर बोला, नहीं नहीं, ये सब बातें मैं किसी गलत मतलब से नहीं कह रहा हूँ। वे सब बातें तो अब मैं याद भी नहीं करता। मैं तो एक तरह से तुम्हारा एहसानमंद ही हूँ। अब देखो ना, लोग मेरा कितना मान सम्मान करते हैं। इस फैक्ट्री वाले से खरीद कर मैं सर को नकली कोको कोला की बोतलें दिया करता था। पैसे न होने पर साला बहुत मिन्नतें करने पर भी बोतलें उधार नहीं देता था। आज देखो, डर के मारे मेरा कितना मान सम्मान करता है। साला मेरा चाचा बना बैठा है और ये सब तुम्हारे ही कारण तो है। मैं क्या कहता हूँ सुनकर एक तरह से मुझे खुशी हो रही थी। एक अजीब तरह का सुख मिल रहा था। फिर भी मैंने कहा, तुम सच कहते हो शंकर, यही तो इस दुनिया की रीति है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसी की भैंस है। पर इस दुनिया में हर एक आदमी एक नहीं होता है। कुछ लोग अभी भी निर्भय होकर जीते हैं। वे किसी भी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकते, न ही कोई गलत काम होते देख सकते हैं। वे ईमानदार है, इसीलिए निडर भी है। इंटर में बोर्ड परीक्षाओं का ही महत्व है। इसमें पास तो पास, नहीं तो फेल। लेकिन फिर भी हर एक कॉलेज में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती है। यही नियम है। नवंबर का महीना शुरू हो गया था। उन दिनों हमारे दयानंद इंटर कॉलेज में भी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी। हर पेपर में शंकर जंग कर नकल करता। हर अध्यापक ये सब देखता था, पर किसकी हिम्मत थी जो शंकर जैसे गुंडे को पकड़े। रोज अलग अलग अध्यापकों की ड्यूटी लगती, परंतु सभी उसे अनदेखा कर देते। परंतु प्रभु दयाल सर उनमें से नहीं थे। वे ज्ञानी थे, ईमानदार थे और हमेशा निर्भय होकर रहते थे। उन्होंने अपना बचपन में देखा था कि भारत माँ को अंग्रेजी दासता से स्वतंत्र कराने के लिए लोगों ने किस तरह संघर्ष किया था। उस समय स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के ओजस्वी भाषणों और नारों से जनमानस से जोश भर जाता था और वे अपना सर्वस्व छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ते थे। उन्हें वे सब नारे अभी तक कंठस्थ थे। सबसे पहला अंग्रेजी सेना में विद्रोही करने वाला वीर सेनानी मंगल पांडे ने गाय की चर्बी से बने कारतूसों को चलाने से मना कर दिया था। इसके लिए उन्हें मृत्यु दंड मिला। वे हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, पर उन्होंने अंग्रेज अफसरों से माफी नहीं मांगी। उन्होंने नारा दिया था, मारो फिरंगियों को। भगत सिंह का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी ने कहा था, अंग्रेज भारत छोड़ो। बाद में उन्होंने ये भी नारा दिया, करो या मरो। सुभाष चंद्र बोस ने हुकार भरी थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हारी आजादी दूंगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार छे। उसी समय लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें लाठियों से बुरी तरह से पिटा गया था। तब उन्होंने कहा था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। राम प्रसाद बिस्मिल ने भी नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू या कातिल में है। भगत सिंह ने ललकार लगाए थे, साम्राज्यवाद का नाश हो। इस सब नारे आज तक उनके दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। इन सब बातों से प्रभावित होकर वे भी ब्रिटिश शासन में अपना सुख चैन छोड़कर देश को आजाद करने की मुहिम में कूद पड़े थे। फिर 15 अगस्त सन 1947 में उनके सामने ही एक दिन ये देश स्वतंत्र हुआ था, पर इसके लिए उन्होंने भी बहुत कुछ सहा था। जब उनकी शादी हुई थी उस समय देश पराधीन था। उन दिनों एक बार नेहरू जी उनके शहर में आए थे। कई दिनों पहले से शोर मचने लगा था कि नेहरू जी आ रहे हैं। सब लोग बेसब्री से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
जिस दिन वो आए थे उसी दिन सुबह से ही रामलीला मैदान में लोग जमा होने लगे थे। उनके आने तक मैदान में तिल रखने तक की भी जगह नहीं बची थी। मैदान में नेहरू जी के लिए एक बड़ा सा मंच बनाया गया था। अपने समय से नेहरू जी आए हैं। मंच से उन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया था। उस दिन प्रभुदयाल जी ने भी उनका भाषण सुनने गए थे। नेहरू जी के उस दिन के भाषण ने तो प्रभुदयाल का जीवन ही बदल दिया था। नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। उन्होंने एक और नारा दिया था, व्यू लिव्स इफ इंडिया डाइज। नेहरू जी ने कहा था कि जब तक अपना देश स्वतंत्र न हो जाए हमें एक पल भी चैन से नहीं बैठना चाहिए। हमें केवल अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष करना चाहिए। हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए है। प्रभुदयाल जी पर उस दिन नेहरू जी के भाषण का बहुत असर पड़ा। उन्होंने सोचा कि गुलाम देश में बच्चों को जन्म देना मतलब एक गुलाम को जन्म देना। जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता हमें गृहस्थ सुख में नहीं पड़ना चाहिए। उसी दिन से वो तन मन धन से स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। उस दिन पर घर आकर अपनी पत्नी से बोले, सुनो, अपनी कोख का बच्चा गिरवा दो। एक और गुलाम पैदा करने से क्या लाभ? बच्चे का मोह हमें कमजोर बनाएगा। हमें सबसे पहले अपनी भारत माता को गुलामों के बेड़ियों से स्वतंत्र कराना है। पत्नी होने के नाते इस संघर्ष में तुम भी मेरा साथ दो। उस समय उसकी पत्नी को 1 माह का गर्भ था। पति ने जो चाहा पत्नी ने भी वैसा ही किया। गर्भ के बच्चे को संसार में आने से पहले ही फिदा कर दिया। इसके बाद सालों बीत गए। नदियों में न जाने कितना पानी बह गया होगा। स्वतंत्रता की कामना रखने वाला न जाने कितने देश प्रेमी शहीद हो गए। तब एक दिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था। अब यह हमारा राज था और हमारा ही कानून। लेकिन भारत को स्वतंत्र करने से पहले अंग्रेज इसे 2 हिस्सों में बांट गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इस बंटवारे में हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन हो उठे थे और खून खराबा होने लगा। लगभग 10 लाख लोग बेमौत मारे गए थे। प्रभुदयाल सर की पत्नी एक लंबी बीमारी के बाद जल्दी ही चल बसी थी। वे निपट अकेले ही रह गए। देश स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने रोशनपुर के इसी दयानंद इंटर कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उस दिन उन्हीं की ड्यूटी उस क्लास में रूम में लगी थी जिसमें शंकर परीक्षा दे रहा था। उन्होंने देखा कि यही तो अन्याय है कि शंकर किताब रखकर नकल करे और बाकी बच्चे उसे देखते रहे। उन्होंने शंकर से कहा, जाओ सब कॉपी किताबें बाहर लेकर जाकर रखो। यहाँ बैठे बैठे नकल कर रहे हो, शर्म नहीं आती? खबरदार, जो मेरे होते हुए किसी ने नकल की। शंकर बोला, वाह सर जी, मैं तो रोज ही नकल करता हूँ, कोई भी मुझे नहीं टोकता। आज भी नकल करूँगा, आप खूब आइए। ये परीक्षा ही हो रही है, कोई तमाशा नहीं हो रहा है। इसमें किसी को भी नकल करने की छूट नहीं है। उन्होंने पूरी दृष्टा से कहा। वाह सर, नकल नहीं करूँगा तो पास कैसे होगा? क्लास में ये सब पढ़ाया कब गया है जो इस पेपर में आया है? सारे टीचर तो साल भर अपने घर में ट्यूशन पढ़ाते रहते, क्लास में पढ़ाता ही कौन है सर? मुझसे बकवास मत करो, और बच्चे भी तो पेपर दे रहे हैं, तुम कोई अनैखो हो? मैं कहता हूँ कि ये सब किताबें कॉपियाँ बाहर रखो जाकर। मैं अपने होते हुए नकल बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इस तरह नकल के पास होने पर तुम्हारा क्या भला होगा? लेकिन नकल तो मैं करूँगा ही सर, मैंने कौन रोकता है मुझे? शंकर जी भी अपनी जिद पर अड़ा गया। वह दिमाग से बच्चा तो था ही। इतना सुनते ही प्रभुदयाल जी का एक कांड कर बैठे। उन्होंने झपट कर शंकर की कॉपी छीन ली और दहाड़ते हुए बोले, तुम एकदम क्लास से बाहर निकल जाओ, गेट आउट। तुम्हारी कॉपी में प्रिंसिपल साहब के पास भेज रहा हूँ। लिख कर दे रहा हूँ कि मैंने तुम्हें नकल करते हुए रंगे हाथे पकड़ा है। समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? मैं तुम्हें किसी भी हालत में नकल नहीं करने दूंगा, इतना याद रखना। शंकर का चेहरा गुस्से से तमतमाए। वह बोले, सर जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, पछताएंगे बाद में। मेरी कॉपी लौटा दीजिए, वरना क्या? मैं कहता हूँ तुम क्लास से बाहर निकल जाओ तुरंत। मुझे धमकी दे रहे हो? स्कूल में गुंडागर्दी करते हो?
मालूम है कि किसी टीचर को धमकाना कितना बड़ा जुर्म है। थाने में अगर कंप्लेंट दर्ज करा दी तो बंधे घूमोगे, सारा करियर तबाह हो जाएगा। शंकर कॉपी कोते किताबें सब कुछ वही छोड़कर गुस्से से बाहर चला गया। हम सभी लोग जो कि क्लास में बैठकर परीक्षा दे रहे थे, ये सब देखकर बड़े खुश हुए। सोचा चलो आज अच्छा हुआ, आज शंकर को अपने किए का फल मिल गया। उसकी सारी हेकड़ी हम सबके सामने ही निकल गई। खुद को बहुत बड़ा बदमाश समझता ना, पर इस घटना का परिणाम इतना बुरा होगा तब किसी ने सोचा था। ये भाग यही खत्म होता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारा अगला वीडियो का इंतजार करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। सुनने के लिए धन्यवाद।